हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूना भोसला शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि विदित हो कि हमने पिछले वीडियो में ब्रिटिश संरक्षण अधीन मराठा शासक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पूना भोसला शासन। ठीक है, इसका यदि हम लोग कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम हमारा 1830 से लेकर 1854 तक रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक संधि हुआ था। कब हुआ था? तो 1826 में एक संधि हुआ था। तो उस संधि के मुताबिक क्या हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? सेंडिस के समय हुआ था। ठीक है, और सेंडिस के समय जो संधि हुआ था रघुजी तृतीय और सेंडिस के मध्य, उसमें यह करार किया गया था कि जो शासन व्यवस्था है, नागपुर का जो प्रशासन है, उसको प्रयोग के तौर पर रघुजी तृतीय को प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको तो नागपुर को रघुजी तृतीय को प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारा 1826 की बात। अब जैसे ही 1829 आती है तो यहाँ पर एक और संधि होती है। किसके कार्यकाल में? तो यह आपका होता है क्राफर्ड के काल में। क्राफर्ड कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंतिम क्या है? ब्रिटिश अधीक्षक है हमारे क्राफर्ड। तो इनके समय में एक संधि होती है जिसमें कहा जाता है कि रघुजी जो तृतीय है वह नागपुर में तो अपना प्रशासन उनको सौंप दिया गया है। अब उसके पश्चात अर्थात इस संधि के अनुसार नागपुर के अधीनस्थ जो भी भूभाग होंगे उसको भी रघुजी तृतीय को यहाँ पर प्रदान कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ठीक है, इस संधि के तहत। तो ये संधि यहीं पर होती है। तो इस संधि के मुताबिक अब क्या होता है? शासन व्यवस्था जो होता है वो नागपुर का के साथ साथ उसके अधीनस्थ भूभाग अर्थात छत्तीसगढ़ में भी वहां पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है? पूना भोसला शासन होता है। अब पूना भोसला शासन के अंतर्गत शासक कौन होता है? तो हमारा रघुजी तृतीय होता है। ठीक है, ये होता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिए, यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर तो जो हमारा रेजिडेंट था उसकी जो आपका जो शासन व्यवस्था था वो किसको दे दिया गया? तो रघुजी तृतीय को दे दिया गया था। परंतु यदि हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको रेजिडेंट की जो हस्तक्षेप है, जो उसके साथ जो एक इंटरएक्शन है किसके बीच, तो यह आपका भोसले के बीच ये समाप्त नहीं हो पाता है। मतलब जो ब्रिटिश जो रेजिडेंट जो होता है उसका संबंध किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे वो परोक्ष रूप में हो, किसी न किसी रूप में उससे एक कनेक्टिंग रहता है, वो एक प्रकार का संबंध बना रहता है। ठीक है, रेजिडेंट जो होते हैं ये किसी न किसी रूप पर रेजिडेंट, किसी न किसी रूप पर जो छत्तीसगढ़ के जो भी क्या है जमींदार हैं वे इसके क्या कहते हैं नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रेजिडेंट यह भी चाहता है कि जो राज्य है, जो भी राज्य का जो शासन व्यवस्था है, जो भी रक्षा मामला है, जो भी वित्तीय मामला है, उसके संदर्भ में इसको अर्थात रेजिडेंट को इसके संदर्भ में जो राज्य को राजा है उसको यह जानकारी यहाँ पर देता रहे। ठीक है, अर्थात यह इसकी दृष्टि में बना रहे। किसी भी तरह से राजा इन सब मामले में ब्रिटिश रेजिडेंट को यहाँ पर सूचना देने में किसी प्रकार की लापरवाही ना करे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट यहाँ पर आपको हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर जो समाप्त हो गया था, परंतु व्यवहारिक रूप से यहाँ पर आपको यह देखने को अब भी मिलेगा। ठीक है, इसको रेजिडेंट जो होते हैं वो राज्य के शासन, वित्तीय मामले, रक्षा मामले के संबंधी मामलों पर वो अपना जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे दो तरह के फायदा हो सकते हैं। ठीक है, पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि यदि कोई राजा जो है यदि शासन के संबंध में या फिर वित्तीय मामले के संदर्भ में या फिर रक्षा के मामले के विषय में किसी प्रकार का यदि कानून बनाता है और यदि वह गलत होता है, तब की कंडीशन में जो ब्रिटिश जो रेजिडेंट जो होगा वह उसका एनालिसिस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। उस विश्लेषण के अनुरूप यदि वह जो नियम जो बनाया गया उसके अंतर्गत
यदि वो गलत पाता है या फिर उसमें कुछ कमी पाता है, तब ब्रिटिश रेजिडेंट उसको यहाँ पर क्या करेगा, सुधार करने का काम करेगा। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट आपको राज्य की जनता पर पड़ेगा, अर्थात राज्य के जो प्रजा जो होते हैं उस पर वहां पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात उनका भलाई के काम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रॉफिट ये हो गया। ठीक है, यदि हम सेकेंड प्रॉफिट की बात करें, जो रेजिडेंट है उसके जो अंतर्गत ही जो हमारा मराठा जो राज्य शासन जो चल रहा है उसी के अंतर्गत यहाँ पर संचालित होगा, अर्थात उसी के अनुरूप ही जो राजा जो होंगे उसी के अनुरूप काम करेंगे, अर्थात उसके परामर्श लेंगे किसी मामले में। ठीक है, इस प्रकार से आपको व्यवहारिक रूप से आप ब्रिटिशों का हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिडेंट साहब जो होते हैं, ठीक है, इस समय कौन थे, तो इस समय जेंकिंस नहीं थे, बल्कि इस समय विल्डर थे। कौन थे, विल्डर। ध्यान दीजिए, विल्डर के पहले कौन था, तो विल्डर के पहले हमारा था जेनकिंस था। जेनकिंस ने सुझाव दिया था कि जो मराठा जो शासक है वो कमजोर है, वो अल्प आयु का है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ब्रिटिश संरक्षण अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे और उसी के अनुरूप यहाँ पर काम किया जाएगा। किसका सुझाव था, तो यह आपका जेनकिंस का सुझाव था। परंतु इस समय, ठीक है, जैसे ही 1829 में संधि होती है, ठीक है, तो इसके बाद जो विल्डर साहब जी होते हैं वे बोलते हैं कि आप ठीक है अपना शासन व्यवस्था संभालिए नागपुर के साथ साथ उसके अधीनस्थ भागों में, ठीक है, परंतु आप क्या करेंगे, आप नागपुर को संभालो, परंतु आप छत्तीसगढ़ में जो शासन व्यवस्था है उसका शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति करो। ठीक है, ऐसा उन्होंने सुझाव देता है। किसने सुझाव देता है, तो आपका विल्डर साहब ने देता है सुझाव। ठीक है, विल्डर साहब की बात को मानकर जो रघुजी तृतीय जो होते हैं वह क्या करते हैं, वे एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति करते हैं जिसका नाम देते हैं उनको जिलेदार। क्या होता है, जिलेदार। ठीक है, ओके, तो ये हमारा नया अधिकारी हो गया। क्या करेगा, तो यह आपका रघुजी तृतीय जो आपके नागपुर में रहेंगे, तो नागपुर में जो रघुजी तृतीय के अधीन ही जो जिलेदार होंगे वे छत्तीसगढ़ के शासन व्यवस्था को यहाँ पर संभालेंगे, इसका यही काम रहेगा। ठीक है, तब क्या होता है, तब आपका जो क्राफर्ड जो होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अंतिम क्या थे, ब्रिटिश अधीक्षक थे, तो इन्होंने अपना जो पद किसको दे दिया गया, तो इन्होंने अपना पद जिलेदार को दे दिया गया। और उसमें जो जिलेदार कौन बना, तो आपका कृष्णराव अप्पा जी बने। ठीक है, तो किसने प्रदान किया, तो क्राफर्ड ने अपना जो पद किसको दिया, तो कृष्णराव अप्पा के दिया। किसके रूप में दिया, ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में नहीं, बल्कि जिलेदार के रूप में यहाँ पर दिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका कृष्णराव अप्पा साहब थे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोग और देख लेते हैं कौन कौन सा जो जिलेदार बने, उसको नाम जान लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसके संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का उपलब्धि देखने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके संदर्भ में आपको उतना किसी प्रकार का आपका पाठ्य जो सामग्री है वो उपलब्ध नहीं होता हमको। ठीक है, इसी कारण उनके उनके विषय में किसी प्रकार की हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, फिलहाल आप जो क्रमानुसार जो भी आपका जिलेदार हुए उनके बारे में देख लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से पहले बने, कृष्णाराव अप्पा, इसके बाद आपका बने अमृतराव। ठीक है, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुराव, इसके पश्चात सखाराम बापू, गोविंद राव और लास्ट है हमारा गोपाल राव, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। तो ये हमारा क्रम है किसका, तो जिलेदारों का। इस तरह से इस साल में सीजीपीएस से पूछा गया था कि जो सूबेदारों की यहाँ पर क्रमानुसार पूछा गया था। ठीक है, तो संभावना यह बढ़ती है कि
आने वाले जो प्रतियोगी जो परीक्षा होंगे उसमें आपका जिलेदारों का क्रम भी पूछ सके। ठीक है, तो इसको आपको क्रम जानने की विशेष जरूरत है, ध्यान दीजिए इसको। ओके, अब जो जिलेदार जो हुआ करता था उसका जो मुख्यालय कहाँ बना गया, इसको ध्यान दीजिए। इसका मुख्यालय आपको रायपुर में बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, सूबेदार जो थे उस समय मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो ये रतनपुर बनाया गया था, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तब भी आपको मैं एक रिमाइंड करा रहा हूं एक प्रकार का दोनों को लेकर। ठीक है, ये हमारे क्या है, तो हमारा प्रथम जिलेदार है छत्तीसगढ़ के, और ये हमारा अंतिम जिलेदार है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सदरुद्दीन के समय क्या हुआ होता है कि ये सरकारी पैसा जो हुआ करता था उससे ये गमन कर लेते हैं। ठीक है, ये करीबन 1 लाख रुपए गमन कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही इनकी जांच पड़ताल जब पड़ती है तो ये सिर्फ 60,000 रुपए ही क्या करते हैं, लौटाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की घटना से हमको यह अनुमान लगा सकते हैं कि पुनः भोसला शासन के अंतर्गत ही किस तरह से यहाँ पर आपको भ्रष्टाचार की एक कुप्रथा यहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, कि इन्होंने सोचा कि यदि हम लोग रायपुर से लेकर नागपुर तक जो राजस्व हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है उसमें से कुछ रुपया हम लोग गमन कर लेंगे। ठीक है, तो गमन करने के पश्चात जो इसमें कितना गमन कर ले 1 लाख रुपये, परंतु बाद में पता चला कि कुछ पैसे कमी हुई है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जांच पड़ताल किया गया, तो इन्होंने बस 60,000 रुपये लौटाया। ठीक है, तो ये सोचकर इन्होंने गमन किया था। तो इस तरह से गमन करने के पश्चात अपने पद से हटने वाले पहले जो जिलेदार थे वह आपका सदरुद्दीन था। ठीक है, पदच्युत कौन हो गया हमारा, तो आपका सदरुद्दीन, उसको भी ध्यान दीजिए एक फैक्ट्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। ओके, लोग रघुजी तृतीय समय जो जो घटना हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले घटना की यदि बात करें तो इनके समय मुल्तानी लुटेरों द्वारा यहाँ पर अशांति का माहौल बनाए थे। कहां पर, तो आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये इनके काल में एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, अब देखते हैं आखिर मुल्तानी कौन था। देखिए, मुल्तानी की यदि बात करें, जैसे ही मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ ही ये मुल्तानी वहां पर आ गए। कहां पर, भारत में। ठीक है, मुल्तानी लोगों का जो मुख्य जो आय का स्रोत था वो हमारा कृषि हुआ करता था। क्या हुआ करता था, कृषि। ठीक है, और जैसे ही कालांतर में अकबर जी का शासनकाल आता है, मुगल सम्राट अकबर जी का, तब उस समय अकबर जो थे ये यहाँ पर सभी लोगों को कर टैक्सेशन देना पड़ता, एक टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, तो जो मुल्तानी जो थे ये भी एक टैक्स के रूप में देते थे। ठीक है, परंतु किसी कारणवश यहाँ पर जो मुल्तान जो थे ये टैक्स देने के लिए असमर्थ हो गए। ठीक है, अब जैसे ही ये असमर्थ हो गए तब की कंडीशन में ये चोरी डकारी लूटपाट करने लगे। ठीक है, तो ये जो कृषि को छोड़ दिए और क्या किसमें लौटाए, तो ये चोरी डकैती लूटपाट की घटना पर आ गए, अर्थात ये गलत कार्यों को अपनाने लगे, गलत रास्ते को अपनाने लगे। ठीक है, अब जैसे ही यह अकबर जी को पता चलता है कि ये लोग चोरी डकैती कर रहे हैं और यहाँ पर जो राज्य में अशांति का माहौल बना रहे हैं, ठीक है, तो अकबर ने इन सबको पकड़ा और जबरदस्ती मुसलमान बनाने के यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, अब जैसे ही यह प्रयास अकबर के द्वारा किया गया तो जितना जो मुल्तान जो थे ये सभी इस इलाके में हुआ करते थे। ठीक है, जो दिल्ली वाले शासन में, तो ये सब अब दक्षिण की ओर आने लगे। ठीक है, दक्षिण की ओर आते आते हमारा पहुंच गए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में फिर क्या करने लगे, अपनी आजीविका को चलाने के लिए फिर से वो लूटपाट की घटना करने लगे, चोरी डकैती की घटना यहाँ पर करने लगे। ठीक है, तो इनके समय भी आपको रघुजी तृतीय के समय में भी आपको यह घटना देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, यदि हम लोग इस समय बात करें छत्तीसगढ़ में जो मुल्तानों का जो एक गिरोह हुआ करता था उसका प्रमुख की बात करें तो आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि सलावत हो गया, प्यारे जमावत हो गया, उदा हुस्न हो गया। ये सब प्रमुख नेता थे, इसके इस गिरोह के नेता थे, इसको नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, एक प्रकार का आतंक मचा रहे थे यहाँ पर।
ठीक है। किसके शासनकाल में? तो आपके रघुजी तृतीय के शासनकाल में। परंतु रघुजी तृतीय जो थे वे अपने प्रशासन जो कार्य थे वे अपना बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, अर्थात वे अपना जो सिर्फ जो काम जो हुआ करता था वो सिर्फ अपना राजस्व की प्राप्ति करना था, किसी अच्छा सा जनता की कल्याण की बात वे अपने शासनकाल में ना के बराबर किए, ठीक है। उनको पैसा नहीं आया, ठीक है। तो इनका जो आपका उदासीनता जो देखने को मिलेगा, ठीक है। तब क्या हुआ? तब आपके आते हैं ब्रिटिश लोग, ठीक है। तब ब्रिटिश लोग आते हैं और इन पर कार्रवाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ब्रिटिश लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रघुजी तृतीय जो सेना भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब दोनों की सेना यहाँ पर मिल जाते हैं और मिलने के पश्चात मुल्तान जो लुटेरे जो होते हैं, जो मुल्तानी जो लोग होते हैं, उनका दमन करते हैं और एक शांति का माहौल यहाँ पर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैप्टन स्लीमन, क्या नाम है, देखने को मिलेगा। कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में यहाँ पर सेना लाया गया था और उन्हीं के बदौलत मुल्तानी जो लुटेरे थे वहां पर दमन काम किया गया, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकार से इस लुटेरे गिरोह का जो आतंक था वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ साथ इसके काल में आपको देखने को मिलेगा सती प्रथा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा कि इस तरह से सती प्रथा आपके यहाँ मौजूद है तो आप इससे कुछ न कुछ कार्रवाई कीजिए, इसको बंद कीजिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज लोग जो थे ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही, ठीक है, यहाँ पर घोषणा कर चुके थे कि सती प्रथा का अंत हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अनुरूप 1829 में पहली बार जो कोलकाता में क्या हुआ था, आपका सती प्रथा बंद हुआ था, ठीक है। और 1830 में बाकी जो प्रेसिडेंसी तो उसमें हुआ था, ठीक है। तो ये काम पहले ही हो चुका था, तब अंग्रेजों ने फिर से इसको हाईलाइटेड किया कि आप ये सब कानून यहाँ पर हम लोग बना चुके हैं तो आप इसे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में लागू कीजिए, ठीक है। तो रघुजी तृतीय ने 1831 को यह कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया और इस कानून के तहत जो सती प्रथा का जो समर्थन करते हैं उसको यहाँ पर अपराध की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। और इस तरह से ये जो प्रथा थी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर ध्यान 1813 के चैप्टर अधिनियम है, धारा 17 था, इसको ध्यान दीजिए क्योंकि आपका जो खासकर यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत डीपली टाइप का, ओके। तो ये इस प्रकार से सती प्रथा का भी अंत हो जाता है यहाँ पर, ओके। इसी के काल में एक और होता है नर बलि की प्रथा। नर बलि की प्रथा का भी अंत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि बस्तर और करोद क्षेत्र में, ठीक है, नर बलि प्रचलित है, जैसे इस बात से वो संज्ञान लेते हैं तब ब्रिटिश प्रतिनिधि को भेजते हैं, उसका नाम था कैंपवेल। क्या नाम था? कैंपवेल। कैंपवेल को भेजते हैं और इस प्रथा को यहाँ पर अंत करने का बात यहाँ पर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग यह प्रथा बंद हो जाता है, ठीक है, एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और हम लोग नल बलि के विषय में हम लोग कार्तिक वंश जब पढ़ रहे थे विद्रोह के बारे में तो इसके बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका कैप्टन जो कैंपवेल था, ठीक है, ये अब एक प्रकार का उड़ीसा जो था, ठीक है, ब्रिटिशों के अधीन ही एक प्रकार का ये असैनिक व्यक्ति थे उस समय, कंपनी के अधीन, ठीक है। ये कैंपवेल उसी को यहाँ पर भेजा गया था और ये सब कुप्रथा को बंद कराया गया था, ठीक है। तो नर बलि की बात करें, है ना, तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसके समय में ये सब कानून बना हुआ था, ठीक है, और इसी के अनुरूप इसको समाप्त कर दिया, ओके। ये हमारे गवर्नर जनरल तो हुआ करते थे, ठीक है। इसमें एक चीज बताना भूल गया था लुटेरे वाला में, ध्यान दीजिए। अब जैसे इसको समाप्त तो कर लिया गया लुटेरे वाला किस्सा को, परंतु अब उन्होंने ये भी सोचा कि अब ये तो समाप्त हो गया और जो लुटेरे जो होते हैं वे अपने जीवन यापन करने के लिए सब काम कर रहे थे, ठीक है। तो उनको अलग से उनको जीविका प्रदान करने के लिए, उनको अलग से आजीविका प्रदान करने के लिए उन्होंने कुछ विचार किया, ठीक है। और इसी के अनुरूप उन्होंने जबलपुर में औद्योगिक विद्यालय की स्थापना किया, ठीक है।
और इसी में क्या होता है, जो ठगों के जो बच्चे जो होते हैं वो सभी बच्चे को यहाँ पर भेजा जाता है और इस विद्यालय के अंतर्गत उनको एजुकेशन दिया जाता है, जिसके तहत वे अपना आजीविका, जिसके तहत वे कुछ सीख कर, ठीक है, अपने औद्योगिक जो कार्य है उसको सीख कर एक आजीविका को अच्छी तरह से वो सृजन कर सके और अपना रोजगार की प्राप्ति कर सके और इस तरह से जो गलत जो रास्ते हैं उसको वह ना अपनाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कार्य भी किया गया था। ओके, रघुजी तृतीय के समय एक और घटना होता है कि धमदा के जो गोड़ का जो है ना, धमदा के गोड़ों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह होता है, गोड़ों द्वारा विद्रोह। ठीक है, हालांकि यह विद्रोह बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। ठीक है, और कारण क्या होता है, तो कारण यह है कि ब्रिटिशों का हस्तक्षेप करना, उनका धमदा को क्षेत्र है उसको नियंत्रण में रखना, यही कारण था। तो जैसे ही यहाँ पर पता चलता है कि जो गोड़ हैं वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, जैसे ही सूचना जिलेदार को मिलती है तो जिलेदार यहाँ पर सेना भेजते हैं। जैसे ही सेना यहाँ पर धमदा में पहुंचता है तो धमदा में जो विद्रोही जो होते हैं उनके विद्रोह यहाँ पर शांत किया जाता है, उनका दमन किया जाता है और इस प्रकार से जो विद्रोह होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये इसका भी किस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रघुजी तृतीय के समय आपको ये सब घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके समय और देखिए, एक रघुजी तृतीय जो है इन्होंने मराठी और जो हिंदुस्तानी जो भाषा है, ठीक है, ये इनको राजभाषा की दर्जा ही प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी इनकी एक उपलब्धि है। रघुजी तृतीय के द्वारा किया गया एक अच्छा काम था जो कि आपके मातृभूमि से संबंध में था। और बाद में वे सुंदरी या फिर शराब के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, और बाद में एक हमारा एक जानी नाम, ठीक है, एक जानी नाम की एक प्रोस्टिट्यूटर रहती थी। ठीक है, उसी के प्रति बहुत ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आकृष्ट हो जाने के पश्चात उनको शराब की लत लग जाती है। ठीक है, और शराब की लत जैसे ही उनको भारी पड़ती है तो उनका जो स्वास्थ्य है वो प्रतिकूल होना होता है। ठीक है, और प्रतिकूल होने के कारण ही उनका 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ओके, अब क्या होता है कि 11 दिसंबर 1853 के बाद मृत्यु होने के पश्चात ही रघुजी तृतीय का कोई संतान नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई संतान नहीं होता है, अर्थात ये निसंतान होते हैं। इसी कारण इसको डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत ही अब जो शासन जो व्यवस्था है नागपुर का, ठीक है, उसको 1854 ईस्वी में ही हड़प लिया जाता है। अब नागपुर जो होता है ये किसके अधीन आ जाएंगे, तो ये आपका ब्रिटिशों के अधीन आ जाएंगे। ठीक है, अब नागपुर यदि ब्रिटिश के अधीन आ जाएंगे तो नागपुर के अंतर्गत जो भी हमारे जो क्षेत्र था, ठीक है, ये हमारे टोटल 5 क्षेत्र हुआ करते थे उस समय। ठीक है, जिसे ब्रिटिश रक्षण के काल में ही बांटा गया था पूरा नागपुर प्रशासन को। ठीक है, जैसे कि आपका चांदा हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, छत्तीसगढ़ इसी में आता है, भंडारा और हमारा नागपुर था। ठीक है, ये पूरा प्रशासन को इतने 5 बराबर भाग में बांटा था। तो नागपुर के अधीन जो भी शासन व्यवस्था है पूरे 5 का, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, तो ये आपका ब्रिटिशों के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह छत्तीसगढ़ भी ये ब्रिटिशों का अधीन हो जाता है। ठीक है, कब होता है, तो आपका 1854 में। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या होता है, अब इसके पश्चात आपका छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशों का जो शासन व्यवस्था है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसको किसी ने नहीं पूछा है। ठीक है, फिलहाल यदि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन एराइज होना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि जब 1800 से लेकर 1830 में ब्रिटिशों को यहाँ पर मौका मिला था कि वे आसानी से नागपुर जो राज्य उसको हड़प लेंगे। ठीक है, इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, हालांकि इन्होंने बाद में 1854 में किया, परंतु मौका तो पहले भी मिल चुका था कि 1818 में उनके द्वारा हड़प लिया जाएगा। ठीक है, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इसके कुछ कारण है। ठीक है, इसका कारण यह है कि उस समय जो हमारा गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड बेंटिंग साहब जी हुआ करते थे। ठीक है,
ये बहुत ही एक प्रकार का उदारवादी थे, ठीक है। और उदारवादी होने के कारण इनका किसी प्रकार का मंशा नहीं था कि ये किसी राज्य को अपने अंतर्गत हासिल करें, अपने अंतर्गत उनको कब्जा करें, किसी भी प्रकार का मंतव्य नहीं हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कारण ये था कि जो अंग्रेज जो थे ये मराठा के शक्ति से भली भांति परिचित है, ठीक है। इनको लगता था कि मराठे के अंदर बहुत शक्ति है और उसी के सहयोग के कारण हम लोग अन्य राज्यों को भी अपने अधिकार में ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसका एक अलग ढंग से सोचा और इसी के अनुरूप ही मराठों का कॉपरेशन लिया, उनका सहयोग लिया और वे इन दो कारण के कारण इस समय ब्रिटिश नागपुर को अपने अधीन नहीं लाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में एराइज होना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल आपको पता चल गया होगा कि आखिर में पहला जो मौका मिला था वहां पर अंग्रेज उसको अधीन में क्यों नहीं लाए, ठीक है। तो यही कारण था कि यहाँ पर अधीन में नहीं ला पाए, परंतु 1854 में क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पर आपको मराठा जो हुए वे बाद में कमजोर ही हुए, ठीक है। अब कमजोर शासक जो मराठा हो चुके हैं, तो आप ही बताइए यदि कमजोर हो गए हैं तो उनका और क्या काम पड़ेगा, ठीक है। उनका जो पहले की तरह जो शक्ति था वो बाद में क्षीण होता गया, तो वे अब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का काम नहीं आने वाले थे, ठीक है। तो इसी कारण 1854 में शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने यहाँ पर हड़प लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था पुनः भोसला शासन, जो कि आपका 1830 से लेकर 1854 तक चला, ठीक है। अब उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे मराठा काल के जो शासन व्यवस्था किस तरह से था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, राजस्व व्यवस्था किस तरह से, आर्थिक, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।